हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त ज़ाकिर हुसैन। तो इस बार मैं आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाया हूं। बेसिकली आयुर्वेद के ऊपर है। हाँ हाँ, तू तो वही है ना जो बोरिंग ब्लॉगिंग लाता है। अरे नहीं नहीं, रुको। अब सुनो मेरी बात। देखो, मेरी तरह तुम सब भी आयुर्वेदा लिए होगे क्योंकि तुम्हारा नीट क्लियर नहीं हुआ। तुमने एमबीबीएस नहीं कर पाया, ठीक है। तो आयुर्वेदा लेके अब तुम यहाँ फंस रहे होगे, भाई यहाँ तो लेके मैं फंस गया। हिंदी में है, संस्कृत में है, पढ़ नहीं पा रहा, समझ नहीं आ रहा। तो भाई मेरी तरह मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे को भी समझ नहीं आया था। तो बट अब मेरे को समझ में आने लगा आयुर्वेदा क्या है, बेसिकली आयुर्वेदा में क्या पढ़ना है। तुमने तो आयुर्वेदा ले लिया है, ठीक है। तो अब तुमको तो समझ आ नहीं रहा होगा कि भाई ये अब आयुर्वेदा में ये वात पित्त कफ क्या है, तिरोध दोष क्या है, मल क्या है, धातु क्या है। तुम्हें अभी सब ऊपर से जा रहा होगा, जैसे कि भाई ये कहाँ आ गया, मैं कहाँ फंस गया आके। दोष क्या होते हैं, मल क्या होते हैं, खुद को पता नहीं, तुम्हें नहीं पता। टीचर्स आ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा। बोलता भाई ये क्या पढ़ा दिया मेरे को, जिंदगी में यूं नहीं पढ़ा था मैंने, क्या पढ़ लिया मैंने। तो ये मेरे साथ भी हुआ था। घबराना एकदम नहीं है किसी को यहाँ पे, सब्र करो, मैं सब बताता हूँ। उससे पहले तुम्हें आयुर्वेदा के बारे में कुछ बेसिक्स हिस्ट्री पता होना चाहिए। आयुर्वेदा का हिस्ट्री क्या है। जैसा कि तुम सबको पता है कि आयुर्वेदा जो है संस्कृत भाषा में है, पूरे संस्कृत भाषा में है। बस उसका अनुवाद जो है हिंदी भाषा में, मतलब बेसिकली तुमको आयुर्वेदा जो है हिंदी और संस्कृत भाषा में तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। और आयुर्वेदा जो है वो भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन जो है मेडिकल साइंस है। करीबन 3000 साल पुरानी मेडिसिन है ये। तो सवाल ये आता है कि आयुर्वेदा जो है 3000 साल पुराना है, तो इसको लिखा किसने है। तो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग श्री धन्वंतरी जो जी थी, द गॉड ऑफ धन्वंतरी, उन्होंने ही पूरा आयुर्वेदा को लिखा है। धन्वंतरी जी, अगर किसी ने नहीं देखा है तो यह है जी, धन्वंतरी जी हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो उन्होंने ही पूरा आयुर्वेदा को लिखा है। फिर सवाल ये आता है कि आयुर्वेदा का ज्ञान धन्वंतरी जी को कहाँ से मिला। तुम लोग सोचो, गॉड ऑफ हिंदूज मैथोलॉजी, उनको आयुर्वेदा का ज्ञान 3000 साल पुराना पहले कैसे आया। सोचो सोचो, 2 सेकंड का टाइम लो, सोचो, कुछ तो आएगा दिमाग में, घूमेगा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का ज्ञान जो है अथर्ववेद से मिला था। और इसका जो है ना कोटेशन तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, देख लो तुम इसे। और फिर इसके आगे ये सवाल आता है कि सबसे पहले किनको ज्ञान मिला था। तो ब्रह्मा जी का नाम तुमने सुना होगा। तो ब्रह्मा जी जो है ना, सृष्टि से पूर्व आयुर्वेद का ज्ञान जो है ना वो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था। उन्होंने ही बाकी आयुर्वेद का ज्ञान जो है इंद्र जी को दिया और बाकी को दिया। तो इसी क्रम को है ना हम लोग आयुर्वेद अवतरण के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद अवतरण कहते हैं। आयुर्वेद अवतरण अगर किसी ने नहीं देखा है तो इसे पॉज कर लो, इस पूरे चार्ट को देख लो एक बार, समझ लो। इसमें दो प्रमुख आचार्य जो बहुत प्रसिद्ध हैं, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत। तो आचार्य चरक के बारे में तुम्हें पूरा पढ़ना है। उनके दो पार्ट हैं संहितास के। उनके एक संहिता है, सुश्रुत के भी संहिता है। पूरे 4 पार्ट हैं। तुम्हें पूरा संहितास, सारे का सारे संहितास उनके पढ़ने हैं 5 साल में आयुर्वेदा में। तो अब आओ कुछ जान लेते हैं आगे, इनके आगे इन चीज़ों के बारे में। तो सवाल यहाँ यह आता है कि आचार्य चरक कौन है। कौन है आचार्य चरक, जिनके बारे में हम इतना कुछ जानते हैं, चाहे उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आचार्य चरक कौन है ना। उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है क्योंकि वो एक फिजिशियन थे। उन्होंने ही चरक संहिता को लिखा है, ठीक है। तो आचार्य चरक के बारे में उनको बहुत फिजिशियन, अच्छा फिजिशियन मतलब उनको मेडिसिनरी की नॉलेज बहुत अच्छी थी, तो उन्हें फिजिशियन कहा जाता था और फादर ऑफ मेडिसिन इसीलिए कहा गया है। तो दूसरा सवाल ये है कि आचार्य सुश्रुत कौन है। आचार्य चरक का तो हमने समझ लिया कि वो एक फिजिशियन है, ये वो। तो आचार्य सुश्रुत कौन है। तो आचार्य सुश्रुत को है ना फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहला प्लास्टिक सर्जरी इन मतलब करा था। तो आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने सर्जरी का भी इन्वेंशन करा था, जो जब तुम पढ़ोगे सर्जरी के बारे में। तो सवाल ये है कि वात पित्त कफ को दोषी क्यों कहते हैं। दोष क्यों कहते हैं, तो वात पित्त कफ को दोष इसलिए कहते हैं अगर इनके कम या ज़्यादा होने से है ना शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती है, या व्याधियाँ को डिजीज़ कहते हैं। आयुर्वेदा में जब तुम ये पढ़ोगे व्याधियाँ क्या होती हैं, तो व्याधियाँ को डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो इनके कम या ज़्यादा होने के वजह से ना डिजीज़ उत्पन्न होती है। वात जो है ना वो मूवमेंट का काम करता है, बॉडी में मूवमेंट का काम करता है। अब वो इम्ब्लाइकस रीजन यानी तुम्हारे नीचे शरीर में पाया जाता है।
मध्य शरीर में पित्त का काम करता है, जो मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन का काम करता है, ठीक। और जो कफ जो है ना, लुब्रिकेशन का काम करता है बॉडी में, कफ जो गले के पार्ट में संचरित किया जाता है। इसीलिए वात पित्त कफ को दोष कहते हैं। इनके कम या ज़्यादा होगा तो व्याधियाँ उत्पन्न होंगी। तो नेक्स्ट सवाल यह है कि धातु किसे कहते हैं। धातु जो है ना, वो शरीर में धारण, मतलब शरीर के अंदर रहती है। शरीर के हर पार्ट्स में आपके धातु है, ठीक है। धातुओं से बना है शरीर, और शरीर का पोषण भी करती है। तो शरीर धातु जो है ना, शरीर का धारण और पोषण दोनों ही करती है। हम लोग के शरीर में कुल 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जो रस जो है आहार, जो हम लोग खाना लेते हैं, उससे रस की उत्पत्ति होती है। रस के परिपाक होने के बाद रक्त की, उसी तरह वो एक दूसरे का निर्माण करते जाते हैं। तो लास्ट में शुक्र की उत्पत्ति होती है। 7 धातुएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अब मल किसको कहते हैं। तो मल हम लोग उसे कहते हैं ना, जो हम लोग शरीर से निकालते हैं। जैसे कि पुरुष पॉटी करने जाते हो भाई, वो भी है मल। पसीना तुमको निकलता है, वो भी मल है। मूत्र त्याग करते हो यानी यूरिन डिस्चार्ज, वो भी मल है। तो इन तीनों को ही मल कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल जो है तुम्हारा, ये पंच महाभूत। अब ये मत कहना कि तुम लोगों को पंच महाभूत नहीं पता यार। अगर ये भी नहीं पता तो तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। सिंपल बात है मेरे अकॉर्डिंग। देखो, पंच महाभूत जो है ना, 5 तत्वों से मिलके बना है, ठीक है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन्हीं चीजों से सारा चीज का निर्माण हुआ है। सर्वम द्रवम पंच भौतिकम, ये आयुर्वेद में कहते हैं। सारे द्रव्य जो है पंचमहाभूत से ही मिलके बने हैं। तो तुम्हारा सवाल है कि आयुर्वेदा ले तो लिए हैं, पर पढ़ते हैं समझ नहीं आता। चलो मैं बताता हूँ कैसे तुम्हें तो देखो, घबराना नहीं है। 2 मंथ तक मुझे भी समझ नहीं आया था पर्सनली में कि वात पित्त कफ क्या है, दोष क्या है, धातु क्या है, मल क्या है। श्लोक याद करने में तक प्रॉब्लम होता था। तो कुछ मत करो यार, बेसिक्स पहले पढ़ो। बेसिक्स तुम्हें रचना शरीर का 3 चैप्टर बेसिक्स है, उसमें शरीर के बारे में, पंचभौतिक संगठन है, दोषों के बारे में, ये बेसिक्स को पढ़ो। और थोड़ा सा है ना, अगर रचना शरीर तुम पढ़ोगे महेंद्र सिंह की बुक, तो उसमें 3rd चैप्टर जो है ना, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, तो उसमें भी है ना बहुत सारा बेसिक्स जो है ना बहुत एलिबरेट करके समझा रखा है हर चीज़ों को, धातु पुरुष ये सब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। अगर वो चैप्टर पढ़ते हो आसानी से, विकार उकार के बारे में सब तुम अच्छे से पढ़ लोगे। तो घबराओ नहीं, नोट्स बना लो। ज़्यादा हो रहा है इशू तो पढ़ो, बट बेसिक्स क्लियर कर लो अपना तुम पहले। तो आयुर्वेदा का है ना, सारे सब्जेक्ट जो है ना एक दूसरे से को रिलेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे तुम आप कब यहाँ ही पढ़ोगे तो उसको तुम रचना भी पढ़ना है, मतलब बहुत सारे रिलेटेड है। मतलब 4-5 जो सब्जेक्ट है ना तुम्हारा बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा। और बात दोष, धातु, मल, ये तो हर सब्जेक्ट में तुमको 5 साल तक पीछा नहीं छोड़ने वाला ये चीज़ें। तो सवाल यह है कि श्लोक याद नहीं होते, कैसे याद करें। तो सबसे पहले ना श्लोक का अर्थ पढ़ो, कि मतलब उसको श्लोक के नीचे जो अर्थ लिखा है ना वो क्या लिखा है, ठीक है। श्लोक के अर्थ को 3-4 बार पढ़ो, और सारे श्लोक को है ना अर्थ के अकॉर्डिंग छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ते चले जाओ, ठीक है। जब तुम उस अर्थ को, श्लोक को है ना तोड़ते जाओगे ब्लॉक्स में ना, तब तो तुम्हें समझ में आएगा कि श्लोक में क्या कहना चाह रहा है। अर्थ समझ लो 3-4 बार में, अच्छे से समझ लो उसको, फिर श्लोक को तोड़ के पढ़ो। तुम्हें श्लोक भी याद हो जाएगा, अर्थ भी समझ में आ जाएगा। ना तुम्हें रटने की जरूरत है आयुर्वेदा को, और ना ही कुछ करने की जरूरत है। तो तुम्हारा सवाल ये है कि मॉडर्न कितना पढ़ना होता है हमें। देखो, अभी जो नया सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मॉडर्न जो है 40% पढ़ना है। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर आएगा तुम्हारा, तो 40% जो है ना वो उसमें 40 नंबर का तुम्हारा मॉडर्न पोर्शन रहेगा, और 60% जो है तुम्हारा आयुर्वेदा रहेगा। फिजियोलॉजी में जैसे तुम फिजियोलॉजी में ही तुम्हारा मॉडर्न है, और एनाटॉमी में है, तो 40% तुम्हारा वो रहेगा। तुम्हारे सिर्फ 1 साल फर्स्ट ईयर में ही तुम्हें सिर्फ संस्कृत पढ़ना है, वो भी बहुत लिमिटेड मतलब टॉपिक्स हैं वही पढ़ने हैं तुम्हें। तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कितना होगा, ये भी है। यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम तुम्हारा 3 होगा, और वो भी हर एक 1.5 साल पे, 1.5 ईयर पे एक यूनिवर्सिटी होगा। तो तुम्हारा सवाल ये है कि इंटर्नशिप कितने साल का है। अगर 1.5 साल का एक यूनिवर्सिटी है तो 4.5 साल तो कंप्लीट होगा। तो
इंटर्नशिप कितने साल का है? इंटर्नशिप तुम्हारा 1 ईयर का है। 6 मंथ तुम्हें पहले आयुर्वेदा में करना है प्रैक्टिस, ठीक है, और उसके बाद 6 मंथ तुम्हें मॉडर्न प्रैक्टिस करना है, तब जाके तुम्हारा 1 ईयर का इंटर्नशिप कंप्लीट होगा। तुम्हें 1.5 साल पे ना, तुम्हें 1.5 साल के अंदर जो है तुम्हें 9 PA देने हैं, 9 PA। टर्म तुम्हारे 3 होंगे, 3, एक 6 मंथ पे, फिर दूसरा 6 मंथ पे, फिर तीसरा 6 मंथ पे। इस तरह तुम्हारा 18 मंथ कंप्लीट होएगा, फिर तुम्हारा 1.5 साल भी उसी तरह कंप्लीट हो गया 9 PA के साथ। एक टर्म में कितने PA होंगे? तो तुम्हारा एक टर्म में जो है 3 PA होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आयुर्वेदा में स्कोप है, तो वो ये वही सवाल पूछते हैं ना जो खुद पे भरोसा नहीं रखते हैं। यार तुम MBBS लो, आयुर्वेदा लो, यूनानी लो, कोई भी मेडिकल प्रोफेशन लो, तुम्हें खुद पे बिलीव होना चाहिए कि तुमने डॉक्टर बनना है। खुद पे बिलीव होगा, तुम सब कुछ कर सकते हो। द बेटर थिंग इज खुद पे बिलीव करो, तुम भी। अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है आयुर्वेदा में आज के टाइम में। बहुत ज़्यादा बूस्टर मिला है आयुर्वेदा को अभी रिसेंटली 2 साल से, जब से NCISM आई है, बहुत ज़्यादा बूस्टर मिला है आयुर्वेदा को। तो बहुत स्कोप है, मानो तो बहुत स्कोप है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो आई होप गाइस आपको अब आयुर्वेदा का प्रॉपर नॉलेज हो गया होगा। तो ऐसे अच्छे वीडियो और कंटेंट के लिए और ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपना सवाल। कोई भी आपको आयुर्वेदा से रिलेटेड सवाल हो, इश्यूज़ हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, और कोई भी इशू हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कुछ और बताइए मुझे कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको मतलब कंटेंट बना के दूँ। ब्लॉग आपको जल्दी मिलेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो देखा ये। आई होप कि मैंने आपको प्रॉपरली आयुर्वेदा के बारे में समझाया होगा। तो मिलते हैं फिर कभी अच्छे वीडियो और कंटेंट के साथ जल्दी। बाय बाय।